वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम फिलिप लार्कन की जिस पॉइम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है मेडन नेम, यानी खातून का नाम। ये पॉइम 1955 में लार्कन की एक फेमस कलेक्शन जिसका नाम द लेस डिसीव्ड है उसमें पब्लिश हुई। ये पॉइम बेसिकली 3 सेप्टेट्स पर कंसिस्टेड है। सेप्टेट का मतलब है 7 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टैंजा। तो 3 सेप्टेट्स पर कंसिस्टेड होने की वजह से इस पॉइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 21। अब हम आते हैं इस पॉइम के टेक्स्ट की जानिब। पोइट ये कहना चाहता है कि शादी के बाद लड़की का नया नाम जो है वो उसकी पुरानी शनाख्त को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देता है। पोइट कहता है मैरिंग यानी शादी के अमल ने लेफ़्ट योर मेडन नेम, तुम्हारा जो कंवारी उम्र का नाम था, डिसयूज्ड, उसे बिल्कुल बेफ़ायदा कर दिया है। शादी से पहले जो तुम्हारा नाम था, शादी के अमल ने उस पुराने नाम को मुकम्मल तौर पर बेफ़ायदा कर दिया है। इट्स 5 लाइट साउंड्स, और तुम्हारा नाम लेने से जो मुख्तलिफ़ किस्म की सुरीली आवाज़ें मेरे कानों में गूंजती थी, नो लॉन्गर, अब वो बाकी नहीं रहीं, मीन योर फेस, और उसका मतलब अब तुम्हारा चेहरा नहीं रहा। यानी इसका मतलब है कि जब भी तुम्हारा नाम लिया जाता था और तुम्हारे नाम की सुरीली आवाज़ मेरे कानों में गूंजती थी तो मेरे तसव्वुरात में, मेरी इमेजिनेशन में तुम्हारा चेहरा सामने आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, क्योंकि अब तुम्हारा नया नाम रख दिया गया है जो कि तुम्हारे चेहरे से मुशाबिहत नहीं रखता। योर वॉइस, तुम्हारी आवाज़, एंड ऑल योर वेरिएंट्स ऑफ ग्रेस, और तुम्हारी शान व शौकत की जो तब्दीली थी वो अब मुकम्मल तौर पर गालब आ गई है। फॉर चूँकि सिंस यू वर सो थैंकफुली कन्फ्यूज्ड, क्योंकि अब तुम शुक्रिया अदा करके कन्फ्यूज़ हो गई हो, बाय लॉ, कानून की ज़ेर असर, विद समवन एल्स, किसी दूसरे के साथ। अब तुम कानून के ज़ेर असर आकर शुक्रिया अदा करके किसी और के साथ मंसूब हो गई हो, किसी और का नाम तुम्हारे नाम के साथ लग गया है। इसलिए जो तुम्हारा नाम पुराना था, जिसकी शान व शौकत बहुत ज़्यादा थी, अब उसमें तब्दीली आ गई है, वो वेरिएंट हो गया है। यू कैन नॉट बी सिमेंटिकली द सेम, अब तुम मानवी लिहाज से पहले जैसी नहीं रही। तुम्हारे नाम की जो पहले मानवीयत थी, अब तुम्हारा नाम अपनी वो असल मानवीयत भी खो चुका है। यानी तुम्हारे नए नाम से मुराद तुम नहीं ली जा सकती। तुम्हारी शख्सियत तुम्हारे पुराने नाम ही की आयनादार थी। एज दैट यंग ब्यूटी, और तुम्हारा पुराना नाम ही माना के लिहाज से, मानवी लिहाज से तुम्हारी जवान खूबसूरती की अलामत था। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। तुम्हारा जो नया नाम है, जब से तुम किसी और के साथ मंसूब हो गई हो, तो मानवी लिहाज से तुम्हारा जो नया नाम है वो उतनी खूबसूरती और जवानी को ज़ाहिर नहीं करता जितना कि तुम्हारा पुराना नाम ज़ाहिर किया करता था। इट वॉज ऑफ हर, ये वही थी, दैट दीज 2 वर्ड्स वर यूज्ड, जिसके लिए ये 2 अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे। यानी तुम्हारे नाम के जो 2 हिस्से थे, ये तुम्हारी पुरानी खूबसूरती और जवानी के साथ ही मैच करते थे, उन्हीं को ही सूट करते थे। लेकिन अब तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारी जवानी के लिए तुम्हें जो नया नाम दिया गया है, जिसके साथ तुम्हारे हस्बैंड या उसकी फैमिली का नाम भी लगा दिया गया है, वो तुम्हारी खूबसूरती और जवानी पर किसी भी लिहाज से सूट नहीं करता। नाउ, अब, इट्स आ फ्रेज़ एप्लीकेबल टू नो वन, और जो तुम्हारा नया नाम है वो अब किसी भी चीज़ पर अप्लाई नहीं होता, किसी भी चीज़ पर लागू नहीं होता। यानी जब तुम्हारा नया नाम लिया जाए तो हमारे जहन में तुम्हारी पुरानी तस्वीर नहीं आ सकती। लाइंग जस्ट वेयर यू लेफ्ट इट, क्योंकि अब तुम हर चीज़ को छोड़ चुकी हो। स्केटर्ड थ्रू ओल्ड लिस्ट्स, तुम्हारी जो पुरानी लिस्टें थी तुम उन्हें छोड़ चुकी हो। ओल्ड प्रोग्राम्स, तुम्हारे पुराने मंसूबे। अ स्कूल प्राइज़ और 2 पैकेट्स ऑफ लेटर्स, और तुमने जो स्कूल में इनामात हासिल किए थे, या तुम्हारी खतूत के जो 2 पैकेट्स थे, टाइड विद टार्टन रिबन, जो कि टार्टन रिबन के साथ बंधे हुए थे, तुम उन तमाम चीज़ों को छोड़ गई हो। देन इज़ इट सेंटलेस, और अब ये बेखुशबू हो गए हैं। यानी तुम्हारी चीज़ों में से जो खुशबू आया करती थी, अब वो खुशबू भी आना ख़त्म हो गई है, क्योंकि अब ये चीज़ें तुम्हारे साथ मंसूब नहीं रहीं, क्योंकि इन तमाम चीज़ों पर तुम्हारा पुराना नाम लिखा गया है, और इसलिए अब तुम उन चीज़ों से बिल्कुल लाताल्लुक़ हो गई हो।
तो ये खुशबू भी तुम्हारी वजह से थी। जब से तुमने इन चीज़ों को छोड़ दिया है और उन पर लिखे हुए नाम को तब्दील कर लिया है, उस वक़्त से अब तक इनमें से खुशबू भी आना ख़त्म हो गई है। वेटलेस, अब इनका कोई वज़न नहीं रहा, इनकी कोई हैसियत नहीं रही, तुम्हारी पुरानी चीज़ों की भी कोई हैसियत नहीं रही। स्ट्रेंथलेस, और इनकी कोई वक़्त नहीं रही। होली, अनट्रूथफुल, और ये मुकम्मल तौर पर बेमाना और झूठी हो गई हैं, यानी इनकी सच्चाई ख़त्म हो गई है। ट्राई विस्परिंग इट स्लोली, अब जब भी तुम्हारा पुराना नाम मेरे कान में गूंजता है, मैं खुद ही अपने साथ सरगोशी करता हूँ और तुम्हारा नाम लेता हूँ। नो, नहीं, इट मीन्स यू, तो इससे मुराद तुम नहीं हो। और सिंस यू आर पास्ट एंड गॉन, क्योंकि अब तुम मेरा माजी का एक हिस्सा बन चुकी हो, तुम एक किस्सा पारीना बन चुकी हो। एंड गॉन, और तुम मेरी ज़िंदगी से चली गई हो, इसलिए जब भी मैं तुम्हारा नाम लेने की कोशिश भी करता हूँ तो तुम्हारा कोई तसव्वुर मेरे जहन में नहीं नमूदार होता। इट मीन्स, इसका मतलब है व्हाट वी फील नाउ अबाउट यू देन, कि अब जो कुछ भी हम तुम्हारे बारे में महसूस करते हैं। हाउ ब्यूटीफुल यू वर, तुम पहले कितनी खूबसूरत हुआ करती थी। एंड नियर, और हमारे करीब होती थी। एंड यंग, और जवान थी। सो विविड, और बहुत ही ज़्यादा शौक और चंचल हुआ करती थी। यू माइट स्टिल बी देयर अमंग दोज फर्स्ट फ्यू डेज़, तुम इब्तदाई दिनों में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती थी, जवां होती थी, हमारे नज़दीक होती थी, और बहुत ही शौक और चंचल मिजाज हुआ करती थी। अनफिंगर मार्क्ड अगेन, अब मैं अपने जहन में जब तुम्हारी शबीह बनाता हूँ तो मेरे लिए तुम आज भी बिल्कुल अनछुई हो, यानी तुम्हें किसी ने टच नहीं किया। तुम्हारी चेस्टिटी आज भी बिल्कुल उसी तरह सलामत है, और मेरी इमेजिनेशन में, मेरे तसव्वुर में तुम आज भी शौक और चंचल हो, आज भी जवां हो, और आज भी पहले इब्तदाई दिनों की तरह मेरे बिल्कुल नज़दीक हो। सो योर ओल्ड नेम शेल्टर्स आवर फेथफुलनेस, और जो तुम्हारा पुराना नाम है वही हमारे ईमान और इकान को पनाह दिए हुए है, यानी मेरा इस बात पर ईमान है कि तुम आज भी मुकम्मल तौर पर अनटच हो, अनफिंगर मार्क्ड हो, तुम्हें किसी ने नहीं छुआ, तुम्हारी चेस्टिटी महफूज है। ये जो मेरा अकीदा है उसे सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा पुराना नाम ही बचाए हुए है, लेकिन तुम्हारा जिस्म ऐसा नहीं रहा, तुम किसी और के साथ मंसूब हो चुकी हो। इंस्टेड ऑफ लूजिंग शेप एंड मीनिंगलेस, और इसके बावजूद तुम अपनी पहले वाली शक्ल शुबाहत भी खो चुकी हो, और अब तुम बिल्कुल बेमाना हो गई हो। विद योर डेप्रिशिएटिंग लगेज लेडन, और अब तुम कदर घटा देने वाले, बहुत ही बेइज्जत कर देने वाले, बहुत ही कदर को कम कर देने वाले बोझ तले दब गई हो, यानी शादी का जो बोझ है उसने तुम्हारी कदर व कीमत में बहुत कमी कर दी है, तुम्हें डिग्रेड कर दिया है। इसलिए उस शादी के बोझ तले दबकर तुम अपनी पहले वाली शक्ल शुबाहत खो चुकी हो, और तुम्हारी शख्सियत बिल्कुल बेमाना होकर रह गई है। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी और ट्रांसलेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी टर्म्स की जानिब। सबसे पहले हम देखेंगे राइम स्कीम। इस पोइम के तीनों स्टेंजाज में सेम राइम स्कीम यूज़ हुई है, यानी A B B A C C A, यानी फर्स्ट, फोर्थ और सेवन्थ लाइन्स में सेम राइम स्कीम यूज़ की गई है। उसके बाद सेकंड और थर्ड लाइन में सेम राइम स्कीम है। उसके बाद फिफ्थ और सिक्स्थ लाइन्स आपस में राइम्ड हैं, जैसा कि फर्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है डिसयूज्ड, उसके बाद फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है कंफ्यूज्ड, और सेवन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है यूज्ड। उसके बाद सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है फेस, और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है ग्रेस। उसके बाद फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है बी, और सिक्स्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ब्यूटी। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेंजा में वन, रिबन, गॉन, उसके बाद थ्रू, टू, उसके बाद होली, स्लोली। इसी तरह से थर्ड स्टेंजा में देन, अगेन, लेडन, उसके बाद यंग, अमंग, उसके बाद फेथफुलनेस, लेस। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों या इंसानों की खसूसियात अता करना। जैसा कि लाइन नंबर 19 में वो कहता है सो योर ओल्ड नेम शेल्टर्स आवर फेथफुलनेस, तुम्हारा जो पुराना नाम है वो हमारे अकीदे को पनाह दिए हुए है। अब पनाह देना, शेल्टर देना ह्यूमन ट्रेट है जो कि उसने उसके नाम को दे दी है, उसके पुराने नाम को दे दी है, तो इस तरह से उसने ओल्ड नेम को पर्सोनीफाई किया है। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेट्स, यानी एक जैसी सिफात की बिना पर दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुवाजना करना। जैसा कि लाइन नंबर 5 और 6 में वो कहता है बाय लव विद someone else you cannot be semantically the same as that young beauty। अब तुम नए
शख्स के साथ मंसूब हो जाने की वजह से कानून के ज़ेर असर आ गई हो, तुम्हारी शादी कानून के ज़ेर असर हो गई है, इसलिए मानवी एतबार से अब तुम वैसी नहीं रही जैसी कि तुम पहले जवानी में खूबसूरत हुआ करती थी। यानी उसने उसकी मौजूदा हालत को और उसकी शादी से पहले वाली जो हालत थी उन दोनों को कंपेयर किया है। नेक्स्ट है रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं जिसमें आंसर पॉइंट को ऑलरेडी मालूम होता है, लेकिन इसके बावजूद रीडर के सामने वो सवाल इसलिए रखता है ताकि उस पर जोर दिया जा सके, उसे एम्फेसाइज किया जा सके। जैसा कि लाइन नंबर 12 और 13 में वो कहता है, देन इज़ इट सेंटलेस, वेटलेस, स्ट्रेंथलेस, होली, अनट्रूथफुल। वो कहता है कि शादी के बाद तुम्हारी जो चीज़ें थी वो बिल्कुल बेखुशबू हो गई हैं, क्या वो अपना माना और क्या वो अपनी ताकत और अहमियत मुकम्मल तौर पर खो नहीं गई। यानी वो सवाल ये हमसे पूछता है कि शादी के बाद क्या तुम्हारी चीज़ें बेमाना नहीं हो गई, हालांकि पोइट को मालूम है कि ये तमाम चीज़ें उसका माना खो गई हैं। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन के सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजॉयमेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजॉयमेंट की जानिब। इस पॉइंट की लाइन नंबर 4 और 5 ये दोनों लाइन्स रन ऑन लाइन है, जैसा कि पॉइंट कहता है, फॉर सिंस यू वर सो थैंकफुली कन्फ्यूज्ड, और इसलिए तुम शुक्रिया अदा करके कंफ्यूज हो गई। किस चीज़ में कंफ्यूज हो गई, वो लाइन नंबर 5 में बयान करता है, बाय लॉ विद समवन एल्स, किसी और के साथ कंफ्यूज हो गई कानून के ज़ेर असर। यू कैन नॉट बी, अब तुम नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, वो लाइन नंबर 6 में बयान करता है, सिमेंटिकली द सेम एज दैट यंग ब्यूटी, यानी मानवी एतबार से तुम उतनी खूबसूरत और जवान नहीं हो सकती जितनी कि पहले हुआ करती थी। नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का मतलब है कि अगर पॉइंट किसी को डायरेक्ट एड्रेस करे, मुखातब करे, तो इसे एपोस्ट्रोफी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में वो अपनी बिलव्ड को मुखातब करते हुए कहता है, मैरिंग लेफ्ट योर मेडन नेम डिसयूज्ड, यानी शादी ने तुम्हारे नाम को बेवुकत कर दिया है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर करना। जैसा कि लाइन नंबर 4 और 5 में वो कहता है, फॉर सिंस यू वर सो थैंकफुली कन्फ्यूज्ड, और चूँकि अब तुम मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज हो चुकी हो और इस चीज़ का तुमने शुक्रिया भी अदा कर दिया है, बाय लॉ विद समवन एल्स, यानी तुम कानून के ज़ेर असर मशकूर होकर किसी के साथ मंसूब हो गई हो, तो इसका मतलब है कि अब तुम मैरिड हो गई हो, तुम्हारी शादी हो गई है। उसके बाद लाइन नंबर 8 में वो कहता है, नाउ इट इज़ अ फ्रेज एप्लीकेबल टू नो वन, और अब ये जो फ्रेज़ है ये किसी पर भी इसका इतलाक नहीं होता। इसका मतलब है कि वो उसके नाम का जिक्र करते हुए कहता है कि अब तुम्हारे नाम का इतलाक किसी चीज़ पर नहीं होता। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स विद द सेम लेटर इन द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में मैरिंग और मेडन ये दोनों वर्ड्स एम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 2 में 5 फेस, लाइन नंबर 4 में सिंस सो, लाइन नंबर 5 में बाय बी, लाइन नंबर 6 में सिमेंटिकली सेम, लाइन नंबर 7 में दैट दीज, लाइन नंबर 7 में अगेन वॉज वर्ड्स वर, लाइन नंबर 8 में नाउ नो, लाइन नंबर 9 में लाइंग लेफ्ट, लाइन नंबर 12 में सेंटलेस स्ट्रेंथलेस, लाइन नंबर 17 में सो स्टिल, लाइन नंबर 18 में फर्स्ट फ्यू, लाइन नंबर 20 में लूजिंग लेस, लाइन नंबर 21 में लगेज लेडन। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में वो कहता है, लॉन्गर योर, इन दोनों वर्ड्स के एंड पर आर लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 9 में जस्ट लेफ्ट स्केटर्ड, लाइन नंबर 11 में टार्टन रिबन, लाइन नंबर 12 में सेंटलेस वेटलेस स्ट्रेंथलेस। उसके बाद लाइन नंबर 15 में व्हाट अबाउट। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में 5 और लाइट इन दोनों वर्ड्स में आई लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 14 में नो और गॉन, उसके बाद अगेन लाइन नंबर 14 में इट सिंस, लाइन नंबर 19 में सो ओल्ड। उसके बाद अगर हम इस पॉइंट के थीम को देखें तो इसमें पॉइंट यही कहना चाहता है कि शादी इंसान की असल शख्सियत को ख़त्म कर देती है, उसके साथ एसोसिएटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो अपना माना खो देती हैं और इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल बेमाना होकर रह जाती है। इसी थीम को लेकर पॉइंट ने एक और पॉइंट लिखी है जिसका टाइटल है द विट्सन वेडिंग्स।
द विट्सन वेडिंग्स पर कंसिस्टेंट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। उस लेक्चर को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर फिलिप लार्किन की प्लेलिस्ट को विजिट करें। इसके साथ साथ इस पोएम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।